गंजे को कंघी बेचना कोई सेलिंग नहीं। तो गंजे को आप पहले कोई ऐसा तेल बेचो जिससे बाल आने की एक्चुअली संभावना, ओके, अगर है आपके पास ऐसा कोई तेल तो। आज इस पॉडकास्ट के अंदर मैं आपसे वादा कर सकता हूं कि आज आपको जो भी जानकारी, जो भी नॉलेज इस पॉडकास्ट के अंदर सीखने को मिलेगी वो बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त और आपकी जिंदगी में काम आने वाली नॉलेज होगी। क्योंकि आज हम रियल लाइफ एक्सपीरियंस की बादशाह, ट्रेनर, कॉर्पोरेट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच सुरेश मोहन सेमवाल जी के साथ बैठे हैं। हो सकता है आपने इनकी कई वीडियोस देखी होंगी, कई पुरानी वीडियोस देखी होंगी, कई नई वीडियोस देखी होंगी, लेकिन बहुत कम आपने इन्हें सोशल मीडिया में सुना होगा। लेकिन जो जानकारी आज आपको मिलेगी वो नेचुरली प्रैक्टिकल और एक्सपीरियंस लर्निंग है। सुरेश मोहन सेमवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे पॉडकास्ट में। बड़ी तमन्ना थी सर आपको मिलने की, मेरी भी और कई लोगों को मिलने की, क्योंकि आप सोशल मीडिया में सर बहुत कम अवेलेबल रहते हैं। आप यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, लेकिन सर आपकी जो वीडियोस हैं, जो हो सकता है आपने डाली हो सकता है किसी कंपनीज के थ्रू वो वीडियोस पहुंची हूँ, वो सर लोगों को बहुत पसंद है। आपका अंदाज, आपका बोलने का तरीका, आपका स्टोरी टेलिंग वो जबरदस्त है सर, और लोग सीखना चाहते हैं, आपसे जानना चाहते हैं। इसलिए आज हम सर को लेके आए अपने पॉडकास्ट में। 2 घंटे तक हमने सर को पकड़ लिया है और सारे सवालों को लिस्ट में आज सर के लिए लेके आया हूँ। सर मेरा पहला सवाल, कई सारे लोग सर आपके बारे में जानना चाहते हैं, जो आपकी जर्नी है वो कहाँ से शुरू हुई, आपका एक्सपीरियंस, और जो जर्नी सर होती है एक इंसान की, वो आदमी को कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करती है। तो सर आपकी जर्नी भी बड़ी शानदार रही है। तो मैं सर चाहता हूँ कि आप एक बार अपने बारे में थोड़ा सा डेप्थ में बताइए, आपने कहाँ से अपनी जर्नी शुरू की और सुरेश मोहन सेमवाल जी एक्चुअल में है कौन? तो सुरेश मोहन सेमवाल जी बड़े नॉर्मल इंसान हैं। मेरा जन्म दिल्ली में हुआ, पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई, ज़्यादातर पढ़ाई लिखाई मेरी स्वदेशी है। थोड़ी पढ़ाई मैंने विदेश से की है, बाकी सब स्वदेशी है। मैंने कैरियर शुरू किया था फाइनेंस से। हाँ, तो बड़ा अजीब लगता है कई लोगों को कि फाइनेंस के आदमी जनरली बोलने में ना ज़्यादा वो थोड़ा फिगर्स वाले लोग होते हैं। लेकिन मैं फाइनेंस में था, लेकिन जब मैंने पहली नौकरी की तो मैं, क्योंकि उस समय पे नए नए कंप्यूटर्स आए थे। अब अगर आप लोगों को तो बड़ा सुन के हैरानी होगी, आप जैसे जवानों को, कि जो पहला कंप्यूटर जिस पे मैंने काम किया था उसकी जो हार्ड डिस्क कैपेसिटी थी वो 486 थी, 486 MB। ओके, तो आप इमेजिन करो वो कैसे कंप्यूटर होते होंगे। तो कॉम्प्लेक्सिटी उतनी होती है। राइट। तो वो लेकिन उस समय का एडवांस कंप्यूटर होता था। ये कौन सा सन की बात हुई? ये बात मैं कर रहा हूँ 1994। तो तब से हमने शुरू की अपनी जर्नी। लेकिन उस समय का मैं कंप्यूटर्स में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा, क्योंकि नए नए लोग थे हम, तो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग भी हमने कोर्स किया था। लेकिन मेरी बैकग्राउंड फाइनेंस से, तो स्टार्ट किया फाइनेंस से। लेकिन अब हुआ क्या कि जब मेरी पहली नौकरी थी तो 2 घंटे के बाद मेरा काम खत्म हो जाता था। ठीक है, अकाउंट्स में जब मैं था तो 2 घंटे के बाद मेरा काम खत्म हो जाता था। तो 10-15 दिन तो मैंने वेट किया कि मुझे शायद कुछ और काम देंगे। लेकिन जब कोई और काम नहीं दिया तो मैं अपने जो कंपनी के मालिक हैं उनके पास गया कि जी मेरे पास 2 घंटे से ज़्यादा काम ही नहीं है, या तो आप मुझे हाफ डे दो, नहीं तो वो कोई और काम बताओ। तो प्राइवेट नौकरी में कौन आपको हाफ डे देता है? तो पहले तो उन्होंने चेक किया भाई तेरा काम खत्म कैसे होता है। तो फिर मैंने उनको बताया जी कि मैं कंप्यूटर से करता हूँ, पिछले वाला मैनुअल करता था। तो वो लगा रहता था, कह रहा जी पिछला वाला तो असिस्टेंट मांग रहा था। तो मैं कहा वो मैनुअल करता था ना, हम तो कंप्यूटर से कर रहे हैं। तो मेरे पास तो 2 घंटे में तो उन्होंने चेक किया, हाँ इसका काम तो अप टू डेट है। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि ऐसा करो, तुम जब टाइम होता है तो अब तुम अकाउंट्स में हो, तो जिन लोगों की पेमेंट ओवरड्यू हो गई है उनको फ़ोन करो। तो अब फाइनेंस के आदमी को फिर फ़ोन उठा करके लोगों से बात करनी है कि जी आपके पैसे ओवरड्यू हो गए हैं। अच्छा, जो हमारे क्लाइंट्स थे वो सब पढ़े लिखे लोग थे, सब अंग्रेजी भाषा वाले लोग थे, तो उनसे बात भी फिर अंग्रेजी में करनी है आपको। तो इस तरीके से थोड़ा बोलने चालने का वो जो शुरू हुआ कॉर्पोरेट जगत में। लेकिन अब आप जब लोगों को फ़ोन कर रहे हो पेमेंट के लिए, तो वो भी रोज़ नहीं कर सकते ना। अगर किसी ने कह दिया कि हाँ जी हम 10 दिन में दे रहे हैं, तो बात खत्म हो गई। तो मैं फिर अपने गया ओनर के पास, मैंने कहा जी ये भी कोई सारा दिन का काम थोड़ी है, ये 1 घंटे में ख़त्म हो जाता है और हर रोज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। तो फिर उन्होंने कहा तो फिर ऐसा करो, तुम एयरलाइन की टिकटिंग भी सीखो। तो फिर हमने वहाँ टिकटिंग भी सीखनी शुरू कर दी। हमारा तब भी टाइम बचता था। तो फिर वो कहते ऐसा करो तुम सेल्स भी सीखो। तो पहले जो मैं घर 5 बजे चला जाता था, फिर अब मैं जाने लगा 6:30-7 बजे। अच्छा, जो मेरे साथ लोग काम करते थे वो कहते थे और बनो हीरो, चुपचाप अपने कमरे में बैठ के ताश खेलता रहता, सॉलिटेयर, कौन पूछ रहा था। अच्छा, तब की बात आपको रावत साहब हैरानी होगी, तब जो कंप्यूटर रूम होता था उसमें लोग जूते पहन के नहीं आते थे। हाँ, बड़े सेंसिटिव होता था कंप्यूटर, डस्ट नहीं होनी चाहिए। तो आपके कंप्यूटर, आपके रूम में AC कंपलसरी है, तो पूरे ऑफिस में मेरे रूम में AC था, बाकी किसी रूम में बाकियों के पास AC के कमरे नहीं थे।
और तो लोग मुझे कहते हैं तू बेवकूफ़ है कि मेरे पास टाइम है, मुझे और काम दो। अच्छा, जबकि तनख्वाह थोड़ी बढ़ा रहे हैं, काम बढ़ा रहे हैं, तनख्वाह नहीं बढ़ा रहे। तो कहे तू बेवकूफ़ है, तो बड़े मजे लेते थे मुझसे। लेकिन वो ऊपर वाले की कुछ मेहरबानी है, हम पहाड़ी लोग हैं, हमें मेहनत की आदत होती है। और मेरा जन्म क्योंकि दिल्ली में हुआ है, तो पंजाबियों का इलाका है जहाँ मैं पला बड़ा हूँ, इसलिए आपको मेरी भाषा में थोड़ा पंजाबीपन दिखेगा, पर वो मैं पंजाबी नहीं हूँ। तो वो पहाड़ियों को जो मेहनत करने की आदत होती है ना, तो वो मुझे ठीक नहीं लगता था। तो अब नतीजा क्या हुआ कि ज़्यादा काम सीखा, ज़्यादा किया, तनख्वाह नहीं बढ़ाई, लेकिन अनुभव बढ़ा, स्किल सीखे, कुछ नई नई चीज़ें आ गई, कुछ झिझके खुल गए, और आज आप बैठ के फिर मेरा इंटरव्यू ले रहे हो। और वो जो लोग मुझसे उस समय पे बात करते थे ना कि तू हीरो बन रहा है, हीरो बन रहा है, उनमें से एक दो अभी भी उस कंपनी में काम कर रहे हैं, आज भी सेम कंपनी में। हाँ, और वो मुझे आज कहते हैं कि सेमवाल तेरी किस्मत बड़ी अच्छी है, पहले से ही तेरी किस्मत बड़ी अच्छी है। पहले ताना मारते थे। तो जो मुझे समझ में आया है रावत साहब, वो ये है कि अगर आप अपने समय का ईमानदारी से यूज करो, और ये ध्यान रखो कि जहां काम कर रहे हो, जब काम कर ही रहे हो तो फिर वैल्यू ऐड करो। तो ये शुरुआत से, पहली जॉब से शुरू हुआ। अच्छा, यही आदत बनी रही। तो हमने एक फार्मूला सीखा है कि अगर आपको इज्जत चाहिए, जो कि आप रावत साहब, हर आदमी इज्जत चाहता है दुनिया में, है, तो कि इज्जत कैसे मिले, तो इज्जत ऐसे मिले कि देखिए, हर रिलेशनशिप में ना आप कुछ ले रहे होते हो, कुछ दे रहे होते हो। जैसे इस वक्त हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो कुछ आपको मिल रहा होगा, कुछ मुझे मिल रहा होगा ना इस पॉडकास्ट से। लेकिन देखिए, इज्जत किसकी होती है? जिसने वैल्यू ज्यादा ऐड की होती है टेक अवे से। हर रिलेशनशिप में आप कुछ गिव कर रहे हो, कुछ टेक कर रहे हो। जैसे एम्प्लॉय एम्प्लॉयर है, हस्बैंड वाइफ है, फादर सन है, ब्रदर ब्रदर है। तो हर रिलेशनशिप में आपको कुछ मिल रहा है और उस रिलेशनशिप में आप कुछ दे रहे हो। इज्जत उस आदमी की होगी जिसने वैल्यू ज्यादा दी है और उसमें से लिया कम है। ओके, यही चीज तनख्वाह पे है, देना ज्यादा है, लेना कम है। अगर आप वैल्यू ज्यादा ऐड करते हो और आपका टेक अवे कम है, तो आपको इज्जत मिलेगी ना गुरुदेव। लेकिन अगर आप ले ज्यादा रहे हो और वैल्यू कम दे रहे हो, तो फिर सामने वाला आपको बोझ समझेगा ना। ऑब्वियस बात है। हाँ, तो कैरियर की मेरी शुरुआत ऐसे हुई, और नतीजा ये हुआ कि 8 साल में मैं एक कंस्ट्रक्शन कंपनी, जो कि वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी है साउथ दिल्ली की, तो उसके चीफ मैनेजर पोजीशन पे पहुंच गया था। और उम्र मेरी वो थी जो आपकी है अभी, 25 साल। तो मेरा कैरियर की ग्रोथ ना ऐसे 90 डिग्री की ग्रोथ थी, हमेशा से, एक जंप, हमेशा से। मतलब कभी मैंने परमात्मा की दया से डाउन नहीं देखा कॉर्पोरेट करियर में। तो लेकिन फिर जब मैं कॉर्पोरेट करियर में आ गया, तो मैंने कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड किए। तो जब वो कुछ ट्रेनर्स को सुना ना, तो फिर मुझे वो लगा कि यार, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। वो आपके अंदर से आ गया। तो फिर एक समय आया कि जिस कंपनी में मैं काम कर रहा था, उन्होंने डिसाइड किया था कि हम अभी अगले 6 महीने ना कोई नया प्रोजेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है। किसी कारण से वो पार्टनर्स में कुछ इशू था कि हम कोई नया प्रोजेक्ट नहीं करेंगे। तो जो कंपनी के ओनर थे, तो उन्होंने मुझे एक कंपनी में भेजा, उनके दोस्त की कंपनी थी, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग की कंपनी। क्योंकि वो जो मेरे कंपनी के ओनर थे, उनको पब्लिक स्पीकिंग का बड़ा अच्छा शौक था, आज भी बहुत अच्छे वक्ता हैं वो। तो उन्होंने मुझे एक कंपनी में भेजा, इसलिए कि जाके वहाँ देख कि ये कंपनी क्या करती है, क्या काम करती है। क्योंकि तब ना कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स और ये ट्रेनर्स को बहुत, मैं बात कर रहा हूँ ये सन 1999-2000 की, तो कोई जानता नहीं था, इतना ज़्यादा नहीं, बहुत चुनिंदा कंपनियां जानती थी। नए नए शिव खेड़ा साहब तब शुरू हुए थे। तो मुझे भेजा कि यार ऐसा कर, अभी हम 6 महीने कोई नया तो प्रोजेक्ट शुरू नहीं कर रहे, अब मैं तो ऐसा कर, तनख्वाह मैं ही दूंगा, तू वहां जाके देख यार ये क्या काम है। बिकॉज ही वांटेड टू स्टार्ट समथिंग ऑन हिज ओन। तो फिर मैं वो एक नई ट्रेनिंग कंपनी में गया। ठीक है। तो वो उनके दोस्त की कंपनी थी। तो जब मैं वहाँ 5-10 दिन बैठा, तो वो वही ना, वो पहाड़ी पना जो है, खाली तो बैठ नहीं सकते ना। उत्तराखंड में कहाँ से सर आप? उत्तराखंड में एक्चुअली मैं, जैसे कि मैंने बताया, मेरा जन्म दिल्ली में हुआ, लेकिन हमारी जो जड़ें हैं वो हैं टिहरी गढ़वाल से। टिहरी गढ़वाल, हाँ जी। गांव कौन सा हो सर? गांव बता पाएंगे? गांव घनसाली से ऊपर है, नाम नहीं सुना होगा किसी ने, जंगरवाली। अच्छा, हाँ जी। तो टिपिकल पहाड़ है। हाँ, आज भी हमारे गांव में घर तक सड़क नहीं जाती। आज भी नहीं जाती। हाँ। तो खैर, तो मैं वहां गया 5-10 दिन, पर वो वही ना, 5-10 दिन मैं खाली बैठा नहीं रह सकता ना। कुछ ना कुछ काम करने का आदत। तो फिर मैंने उनसे कहा, जिनके यहाँ गया था, मैं कहा जी कुछ बताओ, मैं कुछ कर सकता हूँ क्या? खाली ऑब्जर्व क्या करता रहूं? हाँ, तो कुछ कर सकता हूँ क्या? तो उन्होंने बताया चलो फिर ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। तो उनकी बुक्स थी बहुत सारी उस कंपनी में, उन लोगों की ऑथर थे। तो मुझे ना उनके काम में फिर इंटरेस्ट आने लगा। तो मैंने कहा जी लाओ, मैं भी करता हूँ। तो फिर मैंने उनको कहा, मैं कहा ये तो काम अच्छा है, वो लोग जो काम करते हैं। तो कहते हैं काम कर, जब तक हम नया प्रोजेक्ट नहीं कर रहे, मैं उनसे बात कर लेता हूँ, तू वहां काम कर ले। ठीक है, लेकिन 6 महीने। ओके,
6 महीने का टाइम था आपके पास? हाँ, क्योंकि 6 महीने में हमने नया प्रोजेक्ट शुरू करना था। तो अब 6 महीने, अब हम तो काम करने वाले आदमी, तो हम लग गए काम करने। अब जब काम करने लग गए तो वो 6 महीने में पता चला कि भाई उनको लगा कि यार ये लड़का तो ट्रेनर बन सकता है। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर बनूंगा या कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में आऊँगा, पर वो उनकी पारखी नज़र गई है आपकी, उन्होंने देखा कि नहीं ये लड़का तो ट्रेनर बन सकता है। और आज लोग मुझे ट्रेनर के रूप में जानते हैं, बाकी मेरे बैकग्राउंड के बारे में नहीं पता। सो दैट इज़ हाउ इट ऑल हैपेंड। तो उसके बाद फिर वो नए नए प्रोजेक्ट्स उनके आए, लेकिन जब उन्होंने मेरा यहाँ पर ग्रोथ देखा और काम देखा तो उन्होंने कहा चल यार तो तू वहीं कर, काम कर। तो दैट्स हाउ इट हैपेंड। ये तो सर आपकी जर्नी की बात हुई और बड़े शॉर्ट में आपने बता दिया। मुझे पता है इतनी शॉर्ट में आपने बता तो दी, बट नहीं शॉर्ट है नहीं, ये स्टोरी काफ़ी लंबी है। आपने सर एक वीडियो जो आपकी बहुत वायरल गई, बहुत सारे लोगों ने देखी, और शायद सन 2007 या 8 की वीडियो थी, तो यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई है आज भी। आपने सर उसमें एक बात कही लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। आपने कहा भगवान से जो मांगते हैं दिन भर, जो हम बोलते रहते हैं, भगवान उसमें तथास्तु बोलते रहता है। अगर हमने सुख मांगा उसमें तथास्तु, दुख मांगा उसमें तथास्तु। और आपने एक बात और रखी कि भगवान के पास मांगने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ है, लेकिन जब हम जाते हैं तो हम चम्मच लेके जाते हैं, जैसे समुद्र है देने के लिए उसके पास, हाँ लेकिन हम चम्मच लेके जाते हैं। और आपने एक एग्जांपल और भी दिया उसमें कि अगर अंबानी के पास कोई जाए कि जी जागरण के लिए 500 रुपये है ना, तो सर आपने कहा कि वो जो आपने बात कही कि जितना मांगोगे उतना ही मिलेगा। तो सर लॉ ऑफ अट्रैक्शन आज के समय में लोग इसको, अब ये ट्रेंड में आया है, लेकिन आपने 2007-8 में इसके बारे में बातचीत की थी। तो सर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है और कैसे लोगों को इसको इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा ना लोग मिस इंटरप्रेट भी कर रहे हैं और मिस यूज भी कर रहे हैं। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये नहीं कि आप घर बैठ के सिर्फ सोचते रहें। सोचना अच्छा भी है, लाजिम भी है, लेकिन सिर्फ सोचते रहना अच्छा नहीं। पर लोग तो सोचते रहते हैं। हाँ, तो क्योंकि वो आसान है ना। हाँ, सिर्फ वो कहते हैं इफ यू आर टू मच इन योर हेड यू आर डेड। अगर आप ज्यादा सिर्फ अपनी खोपड़ी में ही हो तो आधे तो आप निकल चुके हो। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये नहीं है कि आप बैठ के सोचो मैं अमीर हो रहा हूँ, मैं अमीर हो रहा हूँ, मैं अमीर हो रहा हूँ, मैं कामयाब हो रहा हूँ, मैं ये गाड़ी चला रहा हूँ, वो गाड़ी चला रहा हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये है दैट यू विल अट्रैक्ट व्हाट यू विल फोकस ऑन। आप जिस चीज पर फोकस करोगे ना, वो चीज आप अपने जीवन में अट्रैक्ट करोगे, उसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप देखिए कई लोग ना हर मौसम चेंज पे बीमार होते हैं। मौसम सबके लिए चेंज होता है, लेकिन बीमार कुछ लोग होते हैं। अच्छा, कई बार मौसम चेंज हुआ है लेकिन इस बार ये बीमार नहीं हुए, तो ये खुद ही हैरान होते कि यार और इस बार तो मैं बीमार नहीं हुआ। एंड गेस व्हाट, 2 दिन बाद उनको फिर खांसी जुकाम शुरू हो जाता है। उन्होंने सोच लिया, लेकिन वो सोचने से नहीं हुए, उनका जब फोकस जाता है ना उस चीज की तरफ। तो फोकस का मतलब क्या है? देखिए, जब का ये वीडियो है तब मुझे भी उसकी समझ नहीं थी। तब वो नई किताब आई थी द सीक्रेट, रोंडा बायरन की। तो हम भी उस किताब से बड़े प्रभावित हुए थे। तो तब तथास्तु का वो कॉन्सेप्ट, तो हमने उसको इंडियन वर्जन तथास्तु करके बनाया था। आज तो खैर वो मेरे अलावा सबके नाम से प्रचलित है, विच इज ओके ना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, विच इज ओके। तो देखिए, होता क्या है टेक्निकली, क्या होता है कि जब आपका फोकस मतलब क्या है, जहां आपकी 3 चीजें जाएंगी ना, आपका उस एरिया में विस्तार होगा ही। जैसे जहां आपकी 3 चीजें जाएंगी, लोग गलती कर रहे हैं, उस 3 में से एक ही जा रहा है। ओके, हाँ, 3 चीजें क्या हैं? उसको मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलता हूँ टी। टाइम, एनर्जी एंड अटेंशन। टाइम, एनर्जी, अटेंशन। ठीक है। जहां आपकी ये 3 चीजें जाएंगी, उस एरिया में विस्तार होगा ही। अब वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, उससे फर्क ही नहीं पड़ता। ओके। जैसे रावत साहब, आप अपने जीवन में देखिए, जिस चीज पे आपने टाइम, एनर्जी, अटेंशन मतलब ध्यान, जहां आपने ये 3 चीजें दी हैं, उस एरिया में विस्तार हो जाएगा। बिल्कुल। आप किसी रिलेशनशिप पे टी दो, वो रिलेशनशिप थोड़ा आपका सुधर जाएगा। आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट नॉलेज पे टी दो, वो बढ़ जाएगा आपका। जहां आपका टी जाएगा वहां विस्तार होगा। तो अब होता क्या है कि अगर आप किसी चीज पर फोकस्ड हो, तो इसका मतलब आप बार बार फिर उसके बारे में सोच रहे हो ना, ज्यादा उसके बारे में सोच रहे हो ना। तो जब ज्यादा आप उसके बारे में सोचोगे तो आप ज्यादा उससे रिलेटेड पढ़ोगे, ज्यादा उससे रिलेटेड एक्शन लोगे। तो जब आप ज्यादा पढ़ रहे हो उसके बारे में, ज्यादा उसका ज्ञान बढ़ा रहे हो, ज्यादा उससे रिलेटेड एफर्ट्स कर रहे हो, तो रिजल्ट्स तो फिर एफर्ट्स से आते हैं ना। वो सोचने से नहीं आए, सोचने से शुरुआत हुई है, लेकिन रिजल्ट एक्शन से आता है। लेकिन एक्शन कब लेते हैं? जब आप बार बार उसके बारे में सोच रहे हो, जिसको कहते हैं ना शिद्दत से। आप जब जुनून किसी चीज के बारे में हो जाता है, तो फिर आप सिर्फ सोचते नहीं रहते, फिर आप उससे रिलेटेड काम करने लगते हो, और उससे रिलेटेड किसी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करते। जैसे आपने सुना होगा ना कि हमारे ब्रेन में एक सिस्टम होता है RAS, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। तो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम का काम क्या है कि जो आप चाह रहे हो ना, उससे रिलेटेड किसी इंफॉर्मेशन आपके आसपास होगी, वो उसको मिस नहीं करेगा।
फॉर एग्जाम्पल आप अगली कार जो भी लेना चाहते हो, जो भी आपके दिमाग में मॉडल है, चांस की बात यह है कि आप देखिए सड़क पर आपको ज्यादातर वही कार दिखती होगी। ज्यादातर मैगजीन जब आप फ्लिप करोगे तो आपको उसी कार का एडवर्टीजमेंट दिखेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सड़क पे और कारें हैं नहीं, लेकिन क्योंकि आपका फोकस उस कार पे है तो आपका जो RAS है वो उस कार को मिस नहीं करेगा। तो सिमिलरली जब आप फोकस्ड होते हो किसी चीज के बारे में तो फिर उससे रिलेटेड ना अपॉर्चुनिटी अगर आपके पास आएंगी तो आप उसको मिस नहीं होने देंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं पिछले 25 साल से महीने में 15 दिन घर नहीं होता, सिर्फ कोरोना के टाइम पे 3 महीने घर रहा था, बट अदरवाइज मैं 15 दिन तो घर से बाहर होता हूँ। तो मैं रोज ट्रैवल कर रहा हूँ। 80% 90% ट्रैवल हमारा एयरपोर्ट से ही है। अब एयरपोर्ट पे हमें बॉलीवुड के लोग बहुत मिलते हैं और पॉलिटिशियंस बड़े मिलते हैं साहब, लेकिन अब देखिए मेरा फोकस नहीं है ना, तो मेरे सामने एक से एक पॉलिटिशियन आया होगा पर हमने कभी नमस्ते नहीं की, हमने कभी उनसे हाय हेलो नहीं की या कुछ संबंध बनाने की चेष्टा नहीं की। बॉलीवुड वाले निकले होंगे, हमारा वहाँ कोई काम ही नहीं है, ना हमारे उसके कोई लक्षण है, तो हमने उनसे कभी कोई पींग नहीं बढ़ाई, कोई सेल्फी नहीं खिंचवाई, कोई काम नहीं ना मुझे उनसे। लेकिन आप सोचिए अगर कोई इस फील्ड का आदमी हो, वो कितने जुगाड़ करते हैं कि किसी तरह एक बार मिलना हो जाए, एक फोटो हो जाए, बस एक फोटो हो जाए, एक बार मिलना हो जाए। अगर मैं स्टोरी राइटर होता, स्क्रिप्ट राइटर होता, तो मुझे एक बार कोई मिल जाए तो मैं कुछ ना कुछ जुगाड़। अब सब सपोज मेरे साथ दिलेर मेहंदी बैठा हुआ है जी, कई बारी है, बहुत अच्छे सिंगर, लेकिन अब मेरा कोई सुर ताल का ज्ञान नहीं है, मैं सिंपल फैन हूँ। लेकिन अगर मैं संगीत इंडस्ट्री का होता या मैं कोई सिंगर होता और मेरे साथ दिलेर मेहंदी जी आते तो मैं कुछ तो जुगाड़ करता उनसे, कुछ तो बात करता, कुछ तो पींग बढ़ाता। लेकिन अब मेरा जब वो फोकस ही नहीं है तो मेरे आसपास ऐसे ऐसे लोग निकल जाएं, हमें फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरा फोकस कहीं और है ना। सो दैट इज हाउ वो चीजें फिर जीवन में होती हैं। लेकिन जीवन में चीजें वो होती हैं जिसके लिए आपका वाक्य में फोकस है, क्योंकि जिसके लिए आप वाक्य में फोकस्ड हैं उसके लिए आप एक्शन लोगे, उसके लिए आप एफर्ट्स करोगे। तो लोग जो मिसयूज कर रहे हैं वो सोच रहे हैं कि मैं घर पे बैठा हूँ, आजकल सर्दियों में आप इंटरव्यू ले रहे हो कि मैं रजाई में बैठ के मैं सोच रहा हूँ मैं अमीर हो रहा हूँ, मैं अमीर हो रहा हूँ। हाँ, अमीर रावत साहब हो रहे हैं जिनका आप पॉडकास्ट देख रहे हो। ठीक है, तो दैट इज व्हाट, सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन विल वर्क, बट बिकॉज यू विल स्टार्ट पुटिंग टी इन इट। तो विदाउट टाइम, एनर्जी एंड अटेंशन तथास्तु नहीं होगा। ओके, तो यानी कि सर जो लोग केवल सोच ही रहे हैं, जैसे अभी आपने कहा कि जो बैठे हैं, जो खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो बैठ ही रहे हैं, बस सोच रहे हैं कि जी गाड़ी लेंगे। रावत साहब, सोचना कोई उपलब्धि नहीं है। ओके, हर आदमी सोच रहा है। आप मुझे बताओ कौन है जो नहीं सोच रहा है? इनफैक्ट सोचने को रोक सकते हो क्या? फिर और जो चीज अपने आप हो रही है ये आपकी उपलब्धि नहीं है। एक्शन में आपको कुछ करना होगा, हाथ पैर चलाने होंगे, कुछ नया सीखना होगा, कुछ कंफर्ट जोन से बाहर आके कुछ आपको थोड़ा कष्ट उठाना होगा, उसमें एफर्ट लगती है। लेकिन सर जैसे सर अगर हमने कोई काम करना है, मैंने कहा जी मैंने पॉडकास्ट लेना है सूरज मोहन सेमवाल जी का। हाँ जी। मैंने सोचा, मैंने इमेजिन किया कि हमें सर से जाके मिलूंगा और इस तरह से हम पॉडकास्ट करेंगे। उसके बाद हमने एक्शन में लिए, हमने फोन लगाया, वेबसाइट ढूंढी, नंबर लगाया, बातचीत की, फिर हमने डेट फिक्स की। हमने कहा जी इस दिन मिलेंगे, यहाँ पर हमारा पॉडकास्ट होने वाला है, इतने बजे होगा, करेक्ट टाइमिंग हुई। मैंने कहा सर मैं इतने बजे पहुंच जाऊंगा। आपने कहा रविंदर जी मैं भी इतने बजे पहुंच जाऊंगा। तो सर यानी कि सोचना भी है, साथ साथ में पीछे से उसके एक्ट भी करते रहना है। सोचने में आपने कितना टाइम लिया और एक्शन में कितना टाइम लगा? सोच में सर मे बी कुछ 3-4 घंटे सोचा कि हाँ थिंक आया, और उसके बाद एक्शन में ज्यादा टाइम लगा ना। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ, सोचने से शुरुआत होती है, ओके, कंप्लीशन एक्शन से होता है। यानी सोचने से डायरेक्शन मिलेगी। हाँ, देखिए हर चीज दुनिया में शुरू सोच पे होती है, खत्म भी सोच पे होती है, लेकिन कई लोग खत्म ही सोच पे हो जाते हैं। हाँ, तो सोचने के बाद गुरुदेव कुछ करना है, आपने कितने एफर्ट्स किए ना, तब जाके आज हम यहाँ पॉडकास्ट पे बैठे ना। सो दैट इज व्हाट इट इज। तो सोचना इज द फर्स्ट स्टेप। लोगों के लिए सोचना इज द फर्स्ट एंड लास्ट स्टेप, दैट्स द प्रॉब्लम। तो सर ये बड़ी खतरनाक बात कही आपने, सोचना भी नहीं है, एक्ट भी करना है। एक सर बात जो आपने कही थी एक वीडियो के अंदर, उसी वीडियो के अंदर, वो बात सिर्फ सेल्स की थी। आपने कहा कि अगर आपको किसी से कुछ जानना है, समझना है, तो ज्यादातर लोग पहले ही अज्यूम कर लेते हैं कि जी ये तो मना कर देगा। अगर मैं सोचता कि मैं सूरज मोहन सेमवाल जी को मैसेज करूंगा, सर ने मना कर देना है, तो मैंने पहले मैं सोच लिया, मैंने कहा मना हो जाना है। लेकिन आपने कहा कि एक बार पूछ के देख लो, अगर आप किसी से कुछ जानना चाहते हो, समझना चाहते हो। सर ये बात प्रैक्टिकली मेरी लाइफ में बहुत अप्लाई हुई, मैंने बहुत अप्लाई की। एक बार पूछ के देख लेते हैं, क्या पता वो चीज मिल जाए। तो सर ज्यादातर लोग पूछ नहीं पाते, अब जिसके चक्कर से उनकी सेल्स भी कम हो जाती है, उनका बिजनेस भी कम हो जाता है, उनका रिलेशनशिप भी कई बार डाउन हो जाती है। और आपने एग्जांपल भी दिया था कि कॉलेज में एक लड़की थी जिससे हम दोस्ती करना चाहते थे, पर उससे कभी हम पूछ नहीं पाए।
फिर एक दिन हमने देखा कि हमारे क्लास का सबसे जिसको हम बिल्कुल गिरा हुआ समझते थे वो लड़का उसके साथ घूमता नजर आ रहा है। तो आप में से फिर आप गए डरते मरते पूछने के लिए। तो उन्होंने कहा कि जी आपको मुझसे कोई बात करना आ ही नहीं रहा था, मैं तो यहाँ कब से आई हूँ, यही आया बेचारा तो इसके हाथ में घूम रही हूँ। तो सिर्फ वो किस कॉन्टेक्स्ट में किसी इंसान के लिए कि जी पूछ के देख लो, बिजनेस में हो, सेल्स में हो, रिलेशनशिप में, वो कैसे काम कर सकते? देखिए अक्सर लोग ना पूछते इसलिए नहीं है बिकॉज देयर इज अ फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ फेलियर, कि मैंने पूछा और अगले ने मना कर दिया तो क्या होगा, इंसल्ट हो जाएगी। लोग इसलिए डरते हैं ना। हाँ, तो इसके लिए मेरा जो फॉर्मूला है वो ये है, जैसे ऊपर वाले ने ना हमारे आलू गोभी प्याज फिक्स किए हुए हैं। ओके, आलू गोभी प्याज मतलब कितने दिन धरती पर रहोगे, कितना कंज्यूम करोगे, ये ऊपर वाले ने तय करके भेजा है कि भाई तू इतना टन आलू खाएगा, इतना चावल निकलेगा, इतना आटा खाएगा। इसी तरह ना ऊपर वाले ने शायद हमारे लाइफ में कितने रिजेक्शंस है ना वो भी फिक्स कर रखे हैं। तो सपोज मेरी लाइफ में उसने 50 रिजेक्शन लिखी हुई हैं, तो वो रिजेक्शन तो मुझे मिलनी है ना, तो वो कोटा तो कंज्यूम करना है ना। तो बड़ा सिंपल है, जल्दी खत्म करो उस कोटे को, पूछ के देख लो। तो आप पूछोगे, रिजेक्शन होगी तो लिस्ट में से एक रिजेक्शन कम हो जाएगी। लेकिन सर ज्यादातर लोग पूछ नहीं पाते, वो डरते। अरे वो इसलिए ना क्योंकि उनको ये नहीं पता है कि तेरा कोटा तो खत्म करके ही जाना है यहाँ से, बुढ़ापे में वो रिजेक्शंस मिलेंगे, उससे अच्छा जवानी में उनको खत्म कर लो। तो यानी कि सर अगर कभी भी हमें कुछ किसी को जानना हो, समझना हो, तो पूछ के देख लेना। देखिए अगर कुछ इलीगल नहीं है, ओके, अगर कुछ इलीगल नहीं है और आप किसी का नुकसान नहीं कर रहे, तो पूछ के देख लो कि भाई साहब आप मदद कर सकते हो क्या। और मदद अगर आप बड़े साफ नीयत से मांग रहे हो तो हर जाके, और खासकर मैं सेल्स वालों को कहता हूँ कि यार एक बार पूछ तो ले कि सर कैन आई कम एंड मीट यू। कहते नहीं जी वो अपॉइंटमेंट नहीं देगा। तो मैं कहा वो उसको कहने देना, आप क्यों अज्यूम कर रहे हो। हाँ, तो अजम्पशन जो है ना, मान के चलना सामने वाले के बारे में कुछ, ये गलती है, ये आपका और मेरे को खुदा प्ले करने की जरूरत नहीं है ना। उन्हीं आदमी को मना कर लेने देना एक बार ही, और उसमें इंसल्ट की क्या बात है। आपने पूछा है ना, अगर आपने तरीके से पूछा है, कुछ इलीगल नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है। आप सेल्स में काम करते हो, वो कोई छुपी हुई बात नहीं है। आप अपना सामान बेचना चाहते हो कुछ, वो भी कोई छुपी हुई बात नहीं है। तो पूछो। अच्छा, और आपको ये भी पता है कि उनको उस प्रोडक्ट की या सर्विस की नीड है, तो फिर उसमें घबराने की क्या बात है। द वर्स्ट इज ही विल से नो। तो मेरा लोगों से रिक्वेस्ट होता है, जब भी आप नो सुने, उसके आगे ना एक चीज अपने आप को समझाएं कि उसने बोला है नॉट येट। लोग नो के आगे ना फुल स्टॉप समझते हैं। नो को समझिए, वो कह रहा है नॉट येट, अभी नहीं। वो कह रहा है नो, तो आप अपने को सुनो नॉट येट, बाद में शायद। अब सर जैसे ये पॉडकास्ट मुझे करना था, तो मैंने यही आपकी जो बात थी मैंने अप्लाई की। मैंने कहा पूछ के देखता हूँ एक बार। अब मैंने कहा फिर अगर मुलाकात हो जाएगी अच्छी बात है, नहीं होगी तो फिर इन फ्यूचर क्या फर्क पड़ता है, इन फ्यूचर हो जाती है। हाँ, और देखिए कई बार जरूरी नहीं कि जो सामने वाला नो कह रहा है वो इसलिए नो कह रहा है कि वो आपको नहीं चाहता या आपके साथ काम नहीं करना चाहता। हो सकता है जेन्युइनली वो इस वक्त स्थिति में नहीं है। तो आपको और मेरा काम ये अंदाजा लगाना नहीं है कि उसने नो क्यों कहा होगा। वो आप पूछ लीजिए उनसे। वो अगर कह रहे हैं नो नॉट येट, तो उनसे पूछो ओके सर सम अदर टाइम। लेकिन वो कब होगा, देखिए जब आपको ना अपने पे भरोसा है, अपने प्रोडक्ट पर भरोसा है, अपनी सर्विस पर भरोसा है। लेकिन अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट और सर्विस बेच रहा है जिसका पता है कि एक्चुअली तो गड़बड़ हो सकती है, तो वहां फिर ये ना थोड़ा भय ज्यादा लगता है। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, सर्विस अच्छी है, फिर आपको नहीं फर्क पड़ता इस नो से। तब तो नॉट येट दिमाग में क्लियर है। जैसे हमारी ट्रेनिंग का काम है ना, तो आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान की जितनी कंपनियां हैं और जितनी जगह हमने प्रपोजल भेजे होंगे, सब जगह थोड़ी काम कर रहे हैं। तो अभी मेरे कितने 500-600 क्लाइंट्स ही तो हैं 25 साल में। तो 500-600 क्लाइंट है, लेकिन होंगे तो 5000-6000। तो कईयों ने अभी तक हमें नो कहा होगा ना, तो कोई बात नहीं, नॉट येट, अभी नहीं, बाद में आ जाते हैं। अभी जो 500-600 इन्होंने कौन सा पहली बारी में यस कहा होगा, 1 2 3 4। तो ये तो नॉट येट का ही बिजनेस है ना। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, सर्विस अच्छी होनी चाहिए। जिन लोगों ने ऑलरेडी आपका प्रोडक्ट और सर्विस यूज किया है उनको अच्छा लगना चाहिए। और आजकल थैंक्स टू पीपल लाइक यू, सोशल मीडिया इतना फैल गया है, तो लोग एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस को पूछ लेते हैं ना। तो अगर लोगों को एक्सपीरियंस अच्छा हुआ है आपके प्रोडक्ट और सर्विस का, तो ऑफकोर्स नॉट येट ही है। आपने सर आपने एक चीज कही थी अपनी ट्रेनिंग के अंदर। आपने कहा था कि जैसे अगर आपको गंजे को कंघी बेचनी है, कई बार ये इससे बड़ा फेमस है, गंगे को भी कंघी बेच दो। आपने कहा गंगे को कंघी तो बेच दोगे, फिर दोबारा उसके मोहल्ले में जा नहीं सकते। वो सेलिंग नहीं है। वो पहले अपना सर खुर्चेगा, आपको पकड़ के खुर्चेगा। वो सेलिंग नहीं है, वो चीटिंग है। ओके, गंजे को कंघी बेचना कोई सेलिंग नहीं है। तो गंजे को आप पहले कोई ऐसा तेल बेचो जिससे बाल आने की एक्चुअली संभावना। अगर है आपके पास ऐसा कोई तेल तो, नहीं है तो उसको मालिश का तेल बेचो।
ओके, कंघी मत बेचो। पर उसको कंघी मत बेचो यार, ये तो चीटिंग है ना। उसको कोई हेड का पैच बेचो, हेयर्स का कोई पैच बेचो, है ना। उसको तो कोई उसके काम की चीज बेचो ना यार। देखिए जनरली लोग ना, मैं बता रहा हूँ, दुनिया का सबसे अच्छा प्रोफेशन सेलिंग है, और दुनिया का सबसे निखिद प्रोफेशन भी फिर सेलिंग है। पसंद नहीं करते लोग सेल्स को, पसंद नहीं करते। जैसे आप किसी से पूछो कि जब आप स्कूल कॉलेज में थे, आपने सोचा था आप सेल्समैन बनोगे? मैंने आर्मी में जाऊंगा। कोई कहीं कुछ भी कहता है पर सेल्स नहीं करता, बेचने वाला नहीं बनना। क्यों? क्योंकि वो परसेप्शन खराब हो रखी है ना। वो परसेप्शन किन लोगों ने खराब की है? जो सेलिंग को ना वो ये चिपकाना समझते हैं कि मैंने प्रोडक्ट चिपका दिया। जैसे कई लोग कहते हैं मैंने उसको पॉलिसी चिपका दी। अब आप सोचिए, जिसने आपसे वाकई में वो पॉलिसी आप पे भरोसा करके ली हो और उसको कहीं सुनने को मिल जाए कि आपने उसको चिपकाई है, ये भाषा सुनने को मिल जाए, तो क्या सोचेगा वो आपके बारे में और उस प्रोडक्ट के बारे में और उस सर्विस के बारे में? सेलिंग इज अ नोबल प्रोफेशन, इट्स अ नोबल प्रोफेशन, प्रोवाइडेड आप अपने सब्जेक्ट की नॉलेज है, आपको पास वर्क एथिक्स है, और आपने उसकी इन डेप्थ अंडरस्टैंड की है, और आप क्लाइंट की नीड के हिसाब से सेलिंग करते हैं ना, तो फिर इससे अच्छा कोई प्रोफेशन नहीं है। क्योंकि देखिए हर आदमी को प्रोडक्ट और सर्विस तो यूज करनी है। आपसे नहीं करेगा, किसी और कंपनी की करेगा, पर वो प्रोडक्ट एंड सर्विस के बिना तो कोई जी नहीं सकता ना। तो कोई तो सेल कर ही रहा है, तो पूछ के देख लो। लेकिन पहले अपने प्रोडक्ट और सर्विस की जरा खुद क्वालिटी टेस्ट खुद कर लो कि सामने वाले के काम का है भी या नहीं, या फिर पूछने में कभी दिक्कत नहीं होती कि चिपका तो नहीं रहा किसी को। नहीं, चिपकाना है ही नहीं हमने, आपको नहीं अभी समझ आता, बाद में आ जाओ। ग्रेट सर। तो सेल्स के सर ने जो बातें की, और ये बड़ी शानदार बातें कही, पूछ के भी देख लो, और जब भी किसी को कुछ बेचो तो उसकी नीड के हिसाब से बेचो। ऑफ कोर्स।